किचन से आती हंसी मजाक की आवाज़ों को सुन सुनकर ड्राइंग रूम में सोफे से कुशन ठीक करती अंजलि की बहुएं तन गईं। एक बार की मन किया कि किचन में चली जाए, पर पता था उन दोनों को तो उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज़ यही होता है। सुबह से अंजलि चाय नाश्ता और खाने की पूरी तैयारी करती है, दाल सब्जी बनाती है, और जैसे ही रोटियां बनाने का समय आता है उसकी जेठानी लता चली जाती है। चलो अंजलि, तुम सुबह से काम कर रही हो, अब रोटियां मैं बना दूंगी। और मना करने पर भी अंजलि को ज़बरदस्ती बाहर भेज देती है और लता की मदद करने अंजलि का पति विनीत तुरंत किचन में घुस जाता है। अब अंजलि बिना काम के किचन में खड़ी भी होकर क्या करे। वह चुपचाप बाहर आकर दूसरे काम निपटाती है या फिर नहाने चली जाती है। और अगर किचन में खड़ी भी हो जाए तो लता और विनीत के भद्दे और अश्लील हंसी मजाक देख सुनकर उसका सिर भन्ना जाता है। उसे लता से कोफ्त होती है, माना कि विनीत उसका देवर है, लेकिन अब तो अंजलि का पति है ना। तो दूसरे के पति के साथ इस तरह के हंसी मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है। लेकिन विनीत से जब भी बात करो इस मामले में, वह उल्टा अंजलि पर ही गुस्सा हो जाता है कि अंजलि की सोच कितनी गंदी है। वह अपने ही पति के बारे में ऐसी गलत बातें सोचती है, शक करती है। 3 साल हो गए अंजलि और विनीत की शादी को। इन 3 सालों में दसियों बार लता को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज होकर उल्टा सीधा बोलकर विनीत अंजलि की सोच को ही बुरा संकुचित साबित कर देता है। और पास ही के शहर में रहने के कारण लता जब तब अंजलि के घर चली आती है। लता का पति यानी विनीत के बड़े भाई बेंगलोर में नौकरी करते हैं। लता अपने दोनों बेटों के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, इसलिए उसे बच्चों की भी चिंता नहीं होती। हफ्ते 10 दिन या 15 दिनों में 2-4 दिन के लिए आ ही जाती है अंजलि के घर, और ये 2-4 दिन अंजलि के बहुत बुरे बीतते हैं। लता के जाने के बाद अंजलि अपने आप को थोड़ा संयत करती, मन को संभालती, विनीत और अपने रिश्ते को लेकर सामान्य होती। तब तक लता फेरा धमकती और अंजलि का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा अस्त व्यस्त हो जाता। लता का पूरे घर में साधिकार रहना, किचन में उसका पूरा वर्चस्व अंजलि को बहुत खलता था। कई बार तो वह किचन की व्यवस्था में भी फेरबदल कर देती। कभी कभी तो बिना अंजलि को पता चले ही विनीत अपनी पसंद की कोई डिश बनाने की फरमाइश लता से कर देता, और लता पूरे मनोयोग से अंजलि के किचन में पहुंचने से पहले ही डिश बनाने में जुट जाती। अंजलि के ही किचन में कब क्या बनने लगता अंजलि को पता नहीं रहता। ऐसे में अपने ही घर में वह अपने आप को लगातार पराया सा महसूस करने लगी थी। रोटियां बन गईं तो लता नहाने चली गई। अंजलि भी अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद किसी काम से अंजलि कमरे से बाहर निकली तो देखा विनीत लता के कमरे से बाहर आ रहे हैं। क्या हुआ विनीत, भाभी नहाकर आ गईं क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं, अभी नहीं आई। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रहे थे? अंजलि ने सीधे विनीत के चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। तौलिया ले जाना भूल गई थी, वही देने गया था, विनीत ने जवाब दिया। अगर उन्हें तौलिया चाहिए था तो मुझे बता देते, तुम क्यों देने गए? अंजलि को गुस्सा आया। तुम फिर शुरू हो गई। मैंने उन्हें तौलिया देने गया था, उनके साथ नहा नहीं रहा था कि तुम इतना भड़क रही हो। ओफो, शक का कभी कोई इलाज नहीं होता। क्या संकुचित विचार वाली बीवी गले पड़ गई है। अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न करो, थोड़ा खुले दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो, विनीत ने कहा और वहां से दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि की आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन सुबह विनीत ने बताया कि लता वापस जा रही है। वह ऑफिस जाते हुए लता को बस में बिठा देगा। अंजलि ने चैन की सांस ली। 4 दिन से तो विनीत लता के चक्कर में ऑफिस ही नहीं गया था। लता जा रही है तो अब 10-12 दिन तो कम से कम चैन से कटेंगे। यूँ तो विनीत अधिकतर समय फ़ोन पर ही लता से बातें करता रहता है, लेकिन गनीमत है लता प्रत्यक्ष रूप से तो दोनों के बीच नहीं रही थी। लता और विनीत चले गए तो अंजलि ने चैन की सांस ली। उसने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर कर बैठ गई। जब भी लता आती है पूरे समय अंजलि का सिर भारी रहता है।
वह लाख कोशिश करती है नज़रअंदाज करने की, मगर क्या क्या छोड़े वह। लता और विनीत की नज़दीकियाँ आंखों में खटकती हैं। सोफे पर एक दूसरे से सटकर बैठना। अंजलि अगर एक सोफे पर बैठी है तो लता दूसरे सोफे पर, तो विनीत आकर अंजलि के पास ना बैठकर लता के पास बैठता है। खाना खाते समय भी लता विनीत के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है। जब तक लता रहती है अंजलि को ना अपना पति अपना लगता है ना घर। लता बुरी तरह से विनीत के दिल पर कब्जा करके बैठी है। रात में भी अंजलि थक कर सो जाती थी, तब बहुत रात तक विनीत लता के पास बैठा रहता। अपने कमरे में पता नहीं कितनी रात बीतने के बाद आता। विनीत की इन हरकतों से अंजलि बहुत परेशान हो गई थी। फिल्म देखने जाते हैं तो विनीत अंजलि और लता के बीच बैठता और सारे समय लता से ही बातें और फिल्म पर कमेंट करता। ऐसे में अंजलि बहुत उपेक्षित सा महसूस करती अपने आप को। अंजलि के दिमाग में यही सब बातें उमड़ घुमड़ रही थीं कि उतने में उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, अंजलि ने फ़ोन रिसीव करके कहा। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ। क्या बात है, विनीत आज ऑफिस नहीं आया? आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसके फ़ोन पर बेल तो जा रही है लेकिन वह फ़ोन उठा नहीं रहा है। सब ठीक तो है? आनंद के स्वर में चिंता झलक रही थी। आनंद विनीत के ऑफिस में ही काम करता था, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। क्या विनीत ऑफिस में नहीं है? अंजलि बुरी तरह चौंक कर बोली। लेकिन मैं तो सुबह 10 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गया था, अंजलि बोली। नहीं भाभी, विनीत आज ऑफिस नहीं आया है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। आनंद ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंजलि को चिंता होने लगी, आखिर विनीत कहाँ जा सकता है? अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अंजलि ने भी विनीत को फ़ोन लगाया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अंजलि परेशान हो गई कि कोई दुर्घटना तो। अपनी सोच पर अंजलि खुद ही घबरा गई। अंजलि ने लता को फ़ोन लगाया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। लता के पिताजी के घर पर फ़ोन किया तो पता चला लता अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। अगर लता 11 बजे की बस से भी निकलती तो 1-1:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाती। अब तो 2:30 बज गया है। अंजलि घर में अंदर बाहर होती रही। कभी विनीत का फ़ोन लगाती, कभी लता का और कभी आनंद का। 4 बजे जाकर विनीत का फ़ोन आया। अंजलि ने घबराकर उससे पूछा कि वह कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं गया, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। मगर विनीत का जवाब सुनकर अंजलि के गुस्से का पारा बार न रहा। दरअसल विनीत लता को बस में बिठाकर ऑफिस जाने के लिए ही निकला था, मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज हुई फिल्म का पोस्टर देखकर लता का मन हुआ वो फिल्म देखने का। शो 12:30 बजे का था, अतः दोनों मॉल में ही घूमते रहे और 12:30 बजे फिल्म देखने बैठ गए। फिल्म का साउंड तो तेज होता ही है, अतः रिंग सुनाई नहीं दी। अभी लता को बस में बिठाने के बाद उसने मिस्ड कॉल देखे। अंजलि ने विनीत की पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। आज तो आनंद के फ़ोन आने से अंजलि को पता चल गया था कि विनीत ऑफिस नहीं पहुंचा है, वरना विनीत तो कभी बताता नहीं। वह 6 बजे घर आता और ऐसा दर्शाता जैसे सीधे ऑफिस से चला आ रहा है। पता नहीं पहले भी कितनी बार ना जाने कितनी तरह से झूठ बोल चुका होगा विनीत, और क्या पता सच में ही फिल्म देखने ही गए थे या 10 बजे से 4 बजे तक। जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है, फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। विनीत भी समझ गया था कि इस बार तो अंजलि को बहुत बुरा लगा है और अब वह कई दिनों तक गुस्सा रहेगी। विनीत अपनी गलती समझ गया था, इसलिए वह अंजलि से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। घर के कामों में हाथ बटाना, अपना काम समय पर करना, समय पर घर में सामान सब्जी भाजी ला देना। लेकिन अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई, ना अच्छी ना बुरी। वह विनीत की ओर से एकदम तटस्थ और उदासीन हो गई थी। घर के सारे काम सुबह ढंग से निपटाती, विनीत से जितना काम होता उतना बोलती। एक तरफ से घर में उन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। विनीत को बहुत बेचैनी हो रही थी। अंजलि खुलकर झगड़ा कर लेती तो विनीत भी बहस करके अपनी सफाई दे देता, या उल्टा हर बार की तरह अंजलि की सोच को छोटा कहकर उसे ही गलत साबित करके अपनी गलती ढांप लेता।
लेकिन अभी तो अंजलि ना बोलकर, झगड़ा ना करके एक तरह से विनीत को अपराधी साबित कर चुकी है और विनीत अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा है। गलती पर गलतियां करके भी अंजलि पर हावी रहने वाले विनीत को यूं अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत खल रहा था। 2-4 बार उसने अंजलि से बात करने की कोशिश की, अपनी सफाई देने की कोशिश की, पर अंजलि ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 10-12 दिन बाद अचानक सामान उठाने रखने की आवाज़ें सुनकर विनीत ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और मजदूर सामान अंदर रख रहे थे। यह फ्लैट कई दिनों से बंद था। अच्छा है, कोई फैमिली आ जाए तो अंजलि को भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे तो वह ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं है। विनीत के ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद किया और तैयार होने चला गया। सामान आ गया है तो घरवाले भी आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल पहचान भी हो ही जाएगी। शाम को ऑफिस से आया तो देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। विनीत ने सोचा इतना सारा सामान रखा गया होगा। चाय पीते हुए उसने अंजलि से पूछताछ की तो पता चला सामने कोई फैमिली नहीं, वरन एक युवक रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है और सामने वाला फ्लैट किराए पर लेकर वह यहीं रहेगा। विनीत को अफसोस हुआ, अगर परिवार होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अंजलि को कंपनी मिल जाती। युवक का रहना ना रहना तो बराबर ही है। दूसरे दिन सुबह अंजलि के बात करने की आवाज़ सुनकर विनीत बाहर आया तो पता चला वह युवक आया था बाई के बारे में कहने। अंजलि ने उसे यहाँ अपनी झाड़ू पोंछा वाली बाई भेजने का आश्वासन दे दिया। थोड़ी देर बाद वह पीने का पानी भरने के लिए बर्तन लेने आया। विनीत के ऑफिस जाने तक वह युवक, जिसका नाम रोहित था, 4-5 बार कुछ न कुछ काम से अंजलि के पास आया। विनीत ने सरसरी निगाहों से उसे देखा। लंबा गोरा चिट्टा सुदर्शन नवयुवक था। शाम को विनीत ऑफिस से घर आया तो अंजलि ने चाय बनाई और रोहित को भी चाय पर बुला लिया। रोहित आया, तीनों ने साथ चाय पी और बातें की। विनीत को ये भला लड़का लगा। उसका परिवार पास के ही शहर में रहता था। घर में मम्मी पापा के अलावा दादी, एक छोटी बहन और भाई भी हैं। थोड़ी देर बातें करके रोहित चला गया। 4-5 दिन में उसका घर व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में अंजलि ने उसकी मदद की। एक दिन विनीत घर आया तो अंजलि घर पर नहीं थी। रोहित के घर पर भी ताला लगा था। 5 मिनट बाद ही रोहित और अंजलि आ गए। अंजलि रोहित को किचन का कुछ ज़रूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई थी। फिर तो हर रोज़ की घर की कुछ न कुछ सामान लेने रोहित अंजलि को मार्केट ले जाने लगा। कभी ब्रेड बटर, दूध, कभी चादरें तकिया, कभी पर्दे का कपड़ा, कभी बाल्टी मग और आईना इत्यादि। अंजलि रोज विनीत के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती। रात का खाना तो रोहित साथ ही खाता। 1-2 बार विनीत थोड़ा झुंझला भी गया, यह क्या रोज रोज उसके साथ बाजार चली जाती हो। ऐसा ही था तो उसकी माँ आकर उसका घर क्यों नहीं सेट कर जाती हैं। तो अंजलि ने कह दिया कि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और बहन की परीक्षाएं सिर पर हैं, तो वह भी नहीं आ सकती है। अंजलि को पता था कि विनीत को अंदर से तो और ज़्यादा बुरा लग रहा होगा उसका रोहित के साथ घूमना, मगर लता के साथ फिल्म वाला झूठ पकड़ाई में आने के कारण वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा होगा। पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, खुद चाहे जो भी करें, लेकिन पत्नी का इतना सा भी किसी दूसरे पुरुष से हंसना बोलना उन्हें सहन ही नहीं होता। विनीत कुछ भी सोचे बोले, मगर रोहित के आने के बाद से अंजलि के दिन अच्छे कटने लगे। वह उसके साथ हंस बोलकर खुश रहती। अब वह और रोहित घर में भी साथ साथ काम करते, किचन में साथ खाना बनाते और विनीत जलता बुनता बाहर बैठा रहता। इसी बीच लता फिर उनके यहाँ आ धमकी। लता के आने से विनीत फिर उसके आगे पीछे करने लगा। उसे लगा कि अंजलि ये देखकर परेशान हो जाएगी हर बार की तरह, लेकिन इस बार तो अंजलि ने उन दोनों को पूरी तरह नकार दिया। लता आई तब रोहित की भी छुट्टी थी, तो वह सारा दिन अंजलि के यहीं रहा। रोटियां बनाने
लता जैसे ही किचन में आई, अंजलि तपाक से बाहर चली आई और रोहित को बुला लाई। विनीत का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान अंजलि और रोहित पर था और मन मारकर लता के साथ किचन में खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने के समय लता हमेशा की तरह झट से विनीत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई, तो अंजलि बड़ी खुशी से रोहित के साथ बैठ गई। विनीत का पता नहीं क्यों खाने में मन नहीं लग रहा था। शाम को सब लोग टीवी देखने बैठे थे। लता विनीत के साथ सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वह कभी विनीत के कंधे पर हाथ मारती, कभी पैर पर। अंजलि दूसरे सोफे पर अकेली बैठी थी। तभी रोहित आ गया और अंजलि के पास बैठ गया। अब वे दोनों टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर कमेंट करते हुए ठहाके लगाने लगे। अंजलि भी हंसते हुए रोहित के हाथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी। विनीत बैठा बैठा कसमसा रहा था। आखिर में विनीत से रहा नहीं गया और वह उठकर जल्दी ही सोने चला गया। 10 मिनट बाद लता भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि जानबूझकर उस दिन बहुत देर बाद सोने के लिए गई। जब तक रोहित बैठा रहा, वो और अंजलि जोर जोर से हंसी मजाक करते रहे। जब अंजलि सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा विनीत मुंह पर चादर लपेटे सोने का बहाना किए हुए पड़ा था, लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने के कारण साफ समझ में आ रहा था कि वह जाग रहा है। अंजलि विनीत की ओर पीठ करके चैन से सो गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। लता विनीत के पीछे पड़ी फिल्म देखने के लिए। विनीत ने बड़ी चुपचाप से प्लान बनाया और ऐन समय पर अंजलि को कहा तैयार होने के लिए, मगर अंजलि भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तपाक से रोहित को फ़ोन लगा दिया और फिल्म देखने का आमंत्रण दे डाला। विनीत जल भुन गया। वह बेडरूम में आकर अंजलि पर गुस्सा करने लगा कि रोहित को ले जाने की क्या ज़रूरत है। तब अंजलि ने दो टूक बोल दिया कि उसके और लता के बीच वह मूर्खों की तरह मुंह बंद करके बैठी रहती है। या तो अंजलि को भी घर पर रहने दे या फिर रोहित को भी साथ ले चले। विनीत के पास और कोई चारा नहीं था। वह बेमन से रोहित को भी साथ ले गया। विनीत ने सोचा वह सबसे पहले अंजलि को बिठाएगा, फिर लता को और उसके बाद वह और अपने पास रोहित को। तब पूरी फिल्म में वह और लता पास बैठेंगे और अंजलि और रोहित दो कोनों में। लेकिन अंजलि ने पहले ही सीट नंबर सुन लिया और फटाफट सिनेमा हॉल में घुसकर रोहित की बगल में बैठ गई। विनीत यहाँ भी मात खा गया। फिर तो पूरी फिल्म भर उसका मूड उखड़ा ही रहा। लता पहले तो बहुत कोशिश करती रही उससे कि वह पहले की तरह हंसी मजाक करे, पर आखिर में खुद भी खींचकर चुप हो गई। अलबत्ता अंजलि और रोहित ने पूरी फिल्म बहुत एंजॉय की। उसके बाद रोहित ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे अंजलि ने सर स्वीकार कर लिया। फिल्म के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके लौटे। पूरे समय विनीत हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं बोला। विनीत के कारण लता को भी चुप रहना पड़ रहा था। बस रोहित और अंजलि ही दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे। दूसरे दिन लता तो किचन में रोटियां बनाने पहुंच गई, लेकिन विनीत नहीं गया। वह अंजलि के आसपास ही घूमता और बातें करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो अंजलि रोहित के घर चली जाएगी या फिर वह यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी रोटियां लता को अकेले ही बनानी पड़ी। वह तो विनीत के लिए ही यहाँ आती है। जब इस बार विनीत रोहित की वजह से उखड़ा हुआ है और उसका ध्यान पूरा समय अंजलि पर ही अटका रहता है, तो वह बेवजह अपने दिन खराब करके क्या करे। विनीत के ऑफिस जाने के समय उसने कहा कि उसे बस में बिठा दे। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? आप हैं तो घूमने फिरने में कितना मज़ा आ रहा है। कुछ दिन और रुक कर जाइए। कल रोहित ने हाफ डे लिया है, हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। अंजलि ने लता को रोक लिया। विनीत जल भुन गया। इस बार पहली बार उसे लता का रहना बहुत बुरा लग रहा था। लता चली जाए तो रोहित के साथ बाहर घूमने फिरने की और टीवी देखने की जल्लत से छुटकारा मिले। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा तो अंजलि चिढ़ गई। क्यों विनीत, इससे पहले तो जब भी लता भाभी आती थी तुम छुट्टी ले लेकर फिल्में देखने और घूमने ले जाते थे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया?
अंजलि की बात पर विनीत निरुत्तर हो गया। वह मन महसूस कर दूसरे दिन सबके साथ लेक पर गया। हमेशा अंजलि को उपेक्षित सा छोड़कर लता के साथ घूमने फिरने के मजे लेने वाला विनीत अब लता से भी कटा कटा सा घूम रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अंजलि और रोहित की बातों पर लगा था। वापस आकर लता मुंह फुलाकर जल्दी ही सोने चली गई। अंजलि कॉफी बना लाई और रोहित के साथ बातें करने लगी। विनीत थोड़ी देर बैठा रहा, फिर तंग आकर सोने चला गया। दूसरे दिन लता चली गई। विनीत ने चैन की सांस ली। लता थी तो सारा समय विनीत से चिपकी रहती थी और अंजलि को पूरी आज़ादी मिल जाती थी रोहित के साथ रहने की। विनीत ने तो आजकल लता को फ़ोन करना भी बहुत ही कम कर दिया था। लता ही फ़ोन लगाती थी तो विनीत थोड़ी बहुत बातचीत करके फ़ोन रख देता था। लता भी विनीत की बदलती प्रवृत्ति को समझ गई थी। विनीत अब ज़्यादा से ज़्यादा समय अंजलि के आसपास ही रहता। छुट्टी वाले दिन टीवी देखते समय वह यथासंभव अंजलि के पास सटकर बैठता या फिर उसका हाथ पकड़ कर ही बैठता, जैसे कि अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वह भाग जाएगी। अंजलि को उसकी इन हरकतों से कोफ्त होती। विनीत रोहित से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच या डिनर या शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। अंजलि को और चिढ़ होती, क्योंकि वह जानती थी यह सब सिर्फ उसे रोहित से दूर करने के लिए है और कुछ भी नहीं। आज तक तो वह अकेले में विनीत के साथ घूमने या डिनर पर जाने के लिए कह कह कर थक जाती, पर विनीत टाल देता कि अकेले घूमने क्या जाना, कोई साथ हो तभी मज़ा है, और वह साथ होता लता का। और अब वही विनीत अंजलि के साथ अकेले घूमने जाने के बहाने ढूंढता रहता है। रोज़ रोज़ नए नए प्रोग्राम बनाता है, कभी मेला देखने का, कभी फिल्म देखने का। अंजलि को हंसी आ जाती है। पुरुष भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में कैसे कैसे रंग बदलता है। अपने मतलब के लिए उसकी सोच किस चतुराई से बदल जाती है। और अंजलि अधिकतर तो गुस्से के कारण विनीत के साथ बाहर जाना टाल देती। 2-3 महीने निकल गए। अंजलि बदस्तूर रोहित से मिलती और हंसती बोलती। एक दिन विनीत से आके रहा ही नहीं गया, वह अंजलि से उलझ ही गया। आज वह अपने दिल की तिलमिलाहट दूर कर लेना चाहता था। अंजलि, आखिर ये रोहित के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हो? बिल्कुल भी नहीं विनीत, मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही हूँ। इतना हंसना बोलना तो चलता है ना, अंजलि ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत कहाँ, तुम तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो उसके साथ, विनीत बोला। बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो उसके साथ मिलते बैठते हैं, अंजलि लापरवाही से बोली। कभी कभार कहाँ, रोज़ तो मुंह उठाकर चला आता है और फिर पूरे समय खाना खाते हुए या टीवी देखते हुए तुमसे सटकर बैठता है, विनीत झल्लाकर बोला। तो क्या हुआ, साथ बैठना कोई पाप है क्या? आदमी को इतना खुले विचारों वाला तो होना चाहिए ना। अंजलि ने लता के मामले में कही हुई विनीत की बात को ही वापस उसके मुंह पर मारा। 2 पल को विनीत सक पका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़कर बोला, मेरा डायलॉग मेरे मुंह पर मत मारो, मेरी बात अलग है। क्यों, तुम्हारी बात क्यों अलग है? इसलिए कि तुम पुरुष हो तो कुछ भी कर सकते हो और मैं औरत हूँ तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों, क्या मुझ में अपना अच्छा बुरा समझने की अकल नहीं है? अंजलि तुनक कर बोली। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मुझे तुम्हारी और रोहित की ये नज़दीकियाँ जरा भी पसंद नहीं हैं, विनीत ने तेज आवाज़ में बोलकर अंजलि पर हावी होना चाहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने सुना था, समझा था कुछ भी? जब यही सब मैंने तुम्हें समझाना चाहा था, तब तो उल्टा तुम मेरी ही सोच को खराब और छोटा कहकर उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाते थे। अब वही काम मैं कर रही हूँ तो तुम्हारी सोच बदल क्यों रही है? अब तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी की सोच भी तुम्हारी तरह खुली और आधुनिक हो गई है, अंजलि उससे भी तेज आवाज़ में बोली। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि तुम रोहित से हंसो बोलो या उसके साथ घूमो फिरो। अपने पुरुषोचित अहम में डूबा विनीत सही गलत समझने को तैयार ही कहाँ था। क्यों नहीं बोलूँ? मैं ऐसा क्या अलग कर रही हूँ जो तुमने नहीं किया? अब तक दूसरी औरतों के साथ हंसना बोलना
घूमना, सटकर बैठना, यह सब तुम्हें अच्छा लगता था तो इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन जैसे ही यह सब मैं करने लग गई तो सब एकदम से गलत हो गया। ओह, तुम भी कितने दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति हो विनीत, अंजलि ने उसे धिक्कारा। मैं वादा करता हूँ अंजलि, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत छोड़ दूंगा। बस तुम। विनीत के पास और कोई चारा नहीं रह गया था। हाँ, बस तुम किसी से भी बोलना छोड़ दो, बस मुंह बंद करके घर में पड़ी रहो। छी छी विनीत, तुम्हारी सोच कितनी ओछी है। तुम अपनी फ्लर्टिंग की आदत इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है या तुम्हें समझ आ गया है कि तुम सच में गलत हो, बल्कि मुझे रोहित से दूर करने के लिए झूठा झांसा दे रहे हो। अब तक मेरे जीवन में कोई नहीं था तो तुम बदलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में किसी का आना हुआ तुम अपने सारे विचार ताक पर रखकर गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। अंजलि हिकारत से बोली, नहीं, आपको ये ताक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को बदलने वाली नहीं हूँ। विनीत का मुंह हारे हुए ज्वारी जैसा हो गया। और अगर मैंने रोहित से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने डर्रे पर आ जाओगे, क्योंकि आप दिल से नहीं बदल रहे, सिर्फ मेरे और रोहित के बीच की नज़दीकियों के डर से बदलने की बात कर रहे हो। जिस दिन ये डर ख़त्म हो जाएगा तुम फिर अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। यह अकेले बाहर घुमाने ले जाना, लता भाभी को भी अवॉइड करना, मेरे आसपास मंडराते रहना, यह सब मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि यह मुझे और रोहित को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा की भावना की प्रतिक्रिया मात्र है। ओह विनीत, मुझे अफसोस हो रहा है कि आज ये देखकर कि आप कितने डरे हुए और कमज़ोर हो अंदर से। पुरुष से तो औरत ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा परिपक्व होती है। विनीत, आज तुम 3 महीनों में ही डर कर इतना परेशान हो गए कि यह दर्द तुमसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हें कभी मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं है जो मैं पिछले 2 सालों से सहती आ रही हूँ। कितने ज़्यादा स्वार्थी हो तुम। अंजलि के चेहरे पर चिढ़, गुस्सा, अफसोस सबके मिले जुले भाव थे। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं सचमुच गलत हूँ। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम रोहित से बात करना बंद कर दो। मैं वास्तव में खुदगर्ज और असुरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मुझे माफ़ कर दो अंजलि। आज मुझे सच में पहली बार ये एहसास हो रहा है कि लता भाभी के साथ मेरी नज़दीकियों ने तुम्हें कितनी तकलीफ़ पहुंचाई होगी। तुम सच कहती थी कि गलत सिर्फ बिस्तर पर ही जाना नहीं होता, एक दूसरे के साथ किया जाने वाला आचरण या व्यवहार भी बहुत कुछ गलत हो सकता है, तकलीफ़ पहुंचा सकता है, साथी की नज़रों में आपकी साख गिरा सकता है। मुझे माफ़ कर दो। विनीत की पलकों की कोरें भीग गईं और स्वर में सच्चाई थी। बहुत तड़पा चुकी जीजा जी को अब माफ़ भी कर दो दीदी। अचानक रोहित अंदर आते हुए बोला तो विनीत चौंक गया। हाँ जीजा जी, मैं अंजलि का सगा मौसेरा भाई हूँ और आपका साला। रोहित हंसते हुए बोला। ये सब क्या है अंजलि, मैं कुछ समझा नहीं। विनीत अचकचाकर बोला। हाँ विनीत, रोहित मेरा छोटा भाई है। मेरी शादी के समय इसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो इसे छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए ये शादी में नहीं आ पाया था। रचना मौसी और रोहित की छोटी बहन और पिताजी शादी में आए थे और आप उन सबको बहुत अच्छे से पहचानते थे। यही कारण है कि वो लोग अभी तक इसके नए घर में नहीं आए, वरना आप उन्हें पहचान जाते थे। ऐसे ही घर में प्यार से हनी बुलाते हैं और यही है जो हमेशा मुझे फ़ोन करता रहता था और आपने भी फ़ोन पर कई बार इससे बात की है, अंजलि ने खुलासा किया। अरे हाँ, तभी तो मैं सोच रहा था कि अचानक हनी के फ़ोन आने क्यों बंद हो गए। विनीत अब भी चकराया हुआ था। हाँ, क्योंकि हनी तो आपके सामने था। दरअसल दीदी की आवाज़ बड़ी परेशान और टूटी हुई सी लगती, तो मेरे बहुत पूछने पर एक दिन इसने सारी बातें बताईं। तब मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया और ये प्लान बनाया, रोहित ने बताया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, विनीत ने आजीजी से कहा। एक शर्त पर जीजा जी, कि अगर रात में फिल्म दिखाने ले जाओगे, रोहित बोला, और डिनर भी बाहर कराओगे और मुझे रोहित के पास बैठने दोगे, अंजलि ने विनीत को छेड़ा। हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, विनीत ने हाथ जोड़कर कहा तो सब हंस पड़े।